चलो भाई शुरू करते हैं। चलो भाई शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन क्या था भाई? स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स हाउ द रेजोनेंट लेंथ ऑफ अ लोडेड वायर वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है। फॉर 6 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज रिकॉर्डेड लेंथ्स आर गिवन। ठीक है भाई। कहते हैं इट इज सजेस्टेड दैट फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ आर रिलेटेड बाय द इक्वेशन। एक इक्वेशन उन्होंने आपको दे रखी है, where T is the tension and mu is the constant. A graph is plotted of frequency on the y-axis against 1 over L on the x-axis. Determine an expression for the gradient in terms of T and mu. अच्छा भाई, pretty easy to be honest. अगर हम शुरू करें फ्रीक्वेंसी और 1/2 रूट टी अपॉन म्यू टाइम्स 1 over L। मैंने जो L इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, मैंने उसको साइड में करके 1/L बना के लिख दिया। Now, if I compare this with y equals to mx plus c, कि भाई frequency on the y-axis against 1/L on the x-axis, तो gradient फौरन ही आपको पता चल गया, it's equals to 1/2 square root t over mu। ये हमारे पास यहाँ पे gradient की वैल्यू है। फिर कहते हैं values of f and l are given in figure 2.2। ठीक, फ्रीक्वेंसीज दे दी हैं, एल की वैल्यूज दे दी हैं, उसमें अनसर्टेनिटीज दे दी हैं। कहता है भाई 1/L की वैल्यूज और उसके अनसर्टेनिटीज निकाल लीजिए। तो 1/L अगर आप डिटरमिन करना चाहते हैं इन पर मीटर, कॉलम की हेडिंग डाल दी हमने यहाँ पे। ठीक है, तो लाजमी सी बात है कि भाई आपने 1/54.5 करना है, और याद रहे ये वैल्यूज 10⁻⁻² में है। उसने आपसे सिर्फ 1/L मांगा है, तो आपको अपनी वैल्यू के अंदर 10⁻⁻² लगाते हुए करनी है। मैं एक को लिख के दिखा देता हूं। 1/54.5 एक्सपोनेंट -2। यह रहा है भाई 1.83। तो आप अपने टेबल में भी देख सकते हो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तक 1/L प्लॉट हो सकता है। सही, तो 1.8, 2.0 मतलब दो डेसिमल प्लेस, एक डेसिमल प्लेस आप आराम से जा सकते हो। 1.82, 1.84, 1.86 मतलब दो डेसिमल प्लेसेस तक बेफिक्र हो गए। तो दो डेसिमल प्लेसेस तक ही मैंने वैल्यूज यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में डेटा उठाया, क्योंकि मेरा यहाँ पे भी जो डेटा था वो 3SF में था, तो मैं अपने आंसर को भी 3SF में ही कोट करने का काम कर। उसके बाद इसी तरह से मैं तमाम और भी वैल्यूज देख लेता हूँ यहाँ पे। पहले ये हो जाएगा 48, ये बन रहा है 2.08। अनसर्टेनिटीज में एंड में निकालता हूँ सबकी। इसी तरीके से 42.5 है, 2.35। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 40 है, 2.50। ऐसे ही 35.5 है, 2.82। और इसी तरह से 32 है, 3.13। अब आती है बात इनकी अनसर्टेनिटी की। अनसर्टेनिटी में मैंने 1/, वाले टेक्निक को समझाया था कि आप इस पूरी चीज को एक वेरिएबल बना लीजिए, और अब आप कह सकते हैं कि भाई डेल्टा वाई ओवर वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एल ओवर एल। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला रूल अनसर्टेनिटी का। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एल इज 0.5 अपॉन एल इज 54.5 मल्टीप्लाई बाय वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यूज ये है बेसिकली, जैसे 1.83 आई आपके पास अभी। हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0.5 अपॉन 54.5 मल्टीप्लाई बाय 1.83।
तो ये हमारे पास बन रही है भाई 0.0167। लाजमी बात है, अनसर्टेनिटी आपको वन सिग्निफिकेंट फिगर्स में आप कोट करने का काम करते हैं, तो ये 0.02 हो जाएगी। ऐसे ही बाकी वैल्यूज के भी मैं निकालता रहता हूँ। 0.5 डिवाइडेड बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 2.08, ये भी हो गया भाई 0.02। इसी तरह से 0.5 डिवाइडेड बाय 42.5 मल्टीप्लाई बाय 2.35, ये हो गया भाई 0.03। ये 0.027 आ रहा था। ऐसे ही 0.5 डिवाइडेड बाय 40 टाइम्स 2.5, ये अभी आ रहा है 0.03। ये था 0.5 डिवाइडेड बाय 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2.82, ये बन रहा है 0.39 यानी 0.04। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन टू, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का रूल नहीं है बेटा। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए पहले आपको वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है ना। एंड देन आपके पास आता है 0.5 अपॉन 32 टाइम्स 3.13, ये आ गया भाई 0.05। तो मेरे पास मेरी वैल्यूज भी हो गई हैं, मेरे पास उनके अनसर्टेनिटीज भी हो गई हैं। अब आ रही है ग्राफ प्लॉट करने की। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ की प्लॉटिंग की तरफ बढ़ता हूं, तो इस बार मेरे एरर बार्स बच्चों एक्स एक्सेस पे होंगे। आप देख सकते हो मैंने ग्राफ ऑलरेडी बनाया हुआ भी है, आप लोगों को मैं 5-10 मिनट दे दूंगा, ग्राफ आप प्लॉट कर लो, ताकि आपको कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी अनसर्टेनिटी है यानी 1/L में, और वो एक्स एक्सिस पे है। तो आप देख सकते हो मेरे सारे एरर बार्स हॉरिजॉन्टल बनाए गए। और लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई मैंने सबसे पहले, और उसके बाद द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन। ठीक है, क्योंकि वर्स्ट एक्सेप्टेबल के लिए आप पहले वाले के मैक्सिमम को आखिर वाले के मिनिमम से ज्वाइन कर सकते हो, या फिर पहले वाले के मिनिमम को आखिर वाले के मैक्सिमम से भी ज्वाइन किया जा सकता है। लेबल करना बहुत जरूरी है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट और वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन, लेबल के बगैर गुंजाइश के गुजारा नहीं होता। तो हम चाहेंगे कि आप जरा अपना ग्राफ प्लॉट कर ले पहले। आई एम गोना गिव यू लाइक 5 मिनट्स और समथिंग। सही, कोऑर्डिनेट्स लगाओ, ग्राफ प्लॉट करो, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को ग्रेडियंट वगैरह की तरफ आगे लेके चलता हूँ। अच्छा भाई, वंस थ्रू द ग्राफ मेरे बच्चे, अब बारी आती है ग्रेडियंट वगैरह और सब चीजों के ऊपर ना, इसको लेके। तो देखिए वो बोलता है डिटरमाइन द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट एंड इंक्लूड द अनसर्टेनिटी। वी ऑल नो व्हाट वी गोना डू। लाइन ऑफ बेस्ट फिट का ग्रेडियंट चाहिए होगा, इवन वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन का भी ग्रेडियंट निकालेंगे, और फिर उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट द अनसर्टेनिटी। तो देखिए भाई, लाइन ऑफ बेस्ट फिट के ग्रेडियंट के लिए हम गोना लुक एट ओवर हियर समवेयर कि भाई आई एम गोना पिक अप सम रियली गुड कोऑर्डिनेट्स। एक कोऑर्डिनेट तो मुझे यहाँ मिल गया जिसपे मैंने क्रॉस लगाया हुआ है जानबूझ के। It's a good coordinate. It's 1.8 to 1.92 on the x-axis and 270 on the y-axis. And let's pick up a next coordinate. अच्छा सा कोई, ये एक और क्रॉस मारा हुआ है मैंने। I'm a good man. ये हो जाएगा हमारे पास 3.08 on the x-axis and y पे हमारा है ये 432. तो these are the two good coordinates of the line of best fit. Worst acceptable line के coordinate भी मैं लिख ही लेता हूँ, एक साथ कॉपी कर दूंगा। लास्ट वाले कोऑर्डिनेट का पीछे, बल्कि ये तो मैं निकालता है ग्राफ का टेबल देख के निकाल। तो भाई let me copy them all. वापस ले जाके यहीं छोड़ देते हैं।
ये हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट का आ गया मामला, दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर हम निकालते हैं, y2 माइनस y1 यानी 432 माइनस 270 over x2 minus x1 which is 3.08 minus 1.92। तो ग्रेडियंट फॉर द लाइन ऑफ बेस्ट फिट अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो ये हो जाएगा 432 माइनस 270 ओवर 3.08 माइनस 1.2। मेरा ग्रेडियंट आ रहा है 139.655, जिसको लाजी बात है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखूंगा मैं महदूद, कि मेरा सारा डेटा 3SF में जा रहा है। तो ये 139 140 बन जाएगा, बल्कि 3 में भी नहीं ला सकता, ये 2 पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। शो माई ग्राफ, अच्छा भाई ये है मेरा ग्राफ बेटा। ऑलराइट, अब मैंने वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए पहले वाले कोऑर्डिनेट का हाईएस्ट और आखिरी वाले का लोवेस्ट उठाया था, ठीक है। तो मैं यहां से देख लेता हूं पहले वाले कोऑर्डिनेट का, यानी 1.83 का 1.85 और 256, और आखिरी वाले कोऑर्डिनेट का लोवेस्ट उठाया था तो 3.13 में 0.05 माइनस कर दूं तो 3.13 में से 5 गया, 8 बचा, और ये 440। ये आ गए मेरे वो दो कोऑर्डिनेट्स जो मैं वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन के लिए यूज करेंगे। तो भाई ग्रेडियंट ऑफ द वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन इज 440 माइनस 256 ओवर 3.08 माइनस 1.85। वर्स्ट एक्सेप्टेबल लाइन भी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास, 440 माइनस 256 3.08 माइनस 1.85। यह रहा है हमारा 149.6। अब निकाल देते हैं बच्चों हमारे इधर, हमारे इसमें अनसर्टिनिटी। ग्रेडियंट की अनसर्टिनिटी आपको पता है, ग्रेडियंट ऑफ द बेस्ट माइनस ग्रेडियंट ऑफ द वर्स्ट करके निकलती है। तो 139.66 माइनस 149.6, तो ये तो 10 बन रहा है, पूरा पूरा तो नहीं बन, समझ लीजिए। तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे भाई कि इट्स 140 प्लस माइनस 10। इस तरह से हमारे पास ग्रेडियंट की वैल्यूज भी आ गई और ग्रेडियंट के अंदर हमने अनसर्टेनिटी को भी फिगर आउट कर लिया। अब आगे की बात आती है आपके पास डी पार्ट 1 में, जिसमें वो कहता है द टेंशन इन द वायर इज 30 प्लस माइनस 3। यूजिंग योर आंसर टू सी पार्ट 3 डिटरमिन द वैल्यू ऑफ म्यू एंड इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट यूनिट फॉर योर आंसर, क्योंकि एप्रोप्रिएट यूनिट भी आपने निकाला। तो भाई टेंशन इन द वायर गिवन करके म्यू निकलवा रहा है। आप जानते हैं कि आपके ग्राफ का ग्रेडियंट जो है वो 1/2 अंडर रूट टी ओवर म्यू के बराबर है। ग्रेडियंट आपने अभी भी निकाला है, 1 नहीं 140 सॉरी। तो राउंडेड ऑफ वैल्यूज यूज कीजिएगा, 140 इज इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 30 डिवाइडेड बाय म्यू। तो यहां से हम म्यू ढूंढ लेते हैं, ये हो जाएगा 140 टाइम्स 2, उसका हमने किया स्क्वायर, और 30 डिवाइड बाय आंसर। तो ये आ रहा है मेरे पास म्यू 3.83 एक्सपोनेंट -4। ये हमारे पास म्यू बन रहा है 3.83 एक्सपोनेंट -4। फिर क्या था, इंक्लूड एन एप्रोप्रिएट यूनिट इन योर आंसर। ठीक है भाई, इफ दे वांट टू गिव एज अ यूनिट, तो देखिए म्यू अगर यूनिट वाइज देखा जाए तो वो इक्विवेलेंट हो रहा है
टी अपॉन ग्रेडियंट के स्क्वायर के। अब टेंशन है न्यूटन्स में, ग्रेडियंट की तरफ जाया था, तो ग्रेडियंट के वाई एक्सेस पे है हर्ट्ज, एक्स एक्सेस पे है पर मीटर। वाई एक्सेस पे है हर्ट्ज, हर्ट्ज होता है पर सेकेंड, अपॉन एक्स एक्सेस पे है पर मीटर। ग्रेडियंट डल चुका है स्क्वायर में, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ये मीटर अपॉन सेकेंड का होल स्क्वायर हो गया है। तो भाई आप इसको लिख सकते हो न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि जब कोई यूनिट डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में चला जाए तो वो उठ के न्यूमरेटर में आ जाता है। तो ये हो जाएगा न्यूटन सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। नहीं बेटा सुभान, वो डेटा जब आगे आप लेके जाते हो ना, तो हमने तमाम उसमें पेपर्स में देखा है कि एग्जामिनर राउंडेड ऑफ वैल्यूज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कहते हैं डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन म्यू। माविन हो सकता है कोई प्लॉटिंग वगैरह में थोड़ी सी गड़बड़ हो, अक्सर ये होता है कि हमारे पास यूनिट्स बोलो सॉरी, कोऑर्डिनेट थोड़े से आगे पीछे हो जाते हैं। तो क्लास के बाद उसको बैठ के जरा दोबारा देख लेना, ठीक बन जाएगा। यूनिट परेशानी हो गई भाई। देखिए यूनिट को निकालने के लिए मैंने म्यू की इक्वेशन में सब्जेक्ट बना लिया ना, तो म्यू हो गया टी का, टी डिवाइड बाय ग्रेडियंट का स्क्वायर। अब ग्रेडियंट का यूनिट तो वाई ओवर एक्स निकलेगा। कुछ बच्चे क्या लिखेंगे भाई, वाई हर्ट्ज है, एक्स पर मीटर है। तो अब अगर आप इसको भी ऊपर लेके ही आ जाएं, तो ये हो जाएगा हर्ट्ज मीटर, और ग्रेडियंट का स्क्वायर है यहाँ पे, तो हर्ट्ज स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो म्यू जो है वो था टेंशन यानी न्यूटन्स अपॉन ग्रेडियंट स्क्वायर यानी हर्ट्ज स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको अगर ऊपर भी ले जाते हो तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर हर्ट्ज स्क्वायर। ये चीज है, ये ऊपर नहीं सॉरी, यहाँ के पर हो जाएगा। ऐसे भी आप इसके अंदर कहने का काम कर सकते हो। और मैंने हर्ट्ज की जगह उसको पर सेकंड से रिप्लेस कर दिया था, तो यहाँ पे बजाय हर्ट्ज लिखने के मैंने s-1 लिखा, और जो है एक्स के अंदर m-1 लिखा, स्क्वायरिंग की, और उनके माइनसेस को जब प्लस किया तो ये अंदर ही पलट गए, और उसके बाद फिर सॉल्व कर दिया। अब आपको चाहिए परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन म्यू। तो देखिए म्यू की इक्वेशन में ये हो रहा है टी अपॉन ग्रेडियंट का स्क्वायर, बाकी कांस्टेंट वगैरह है 1/2, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। परसेंटेज अनसर्टिनिटी के लिए मैं लिखूंगा परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन म्यू इक्वल्स परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन टेंशन प्लस 2 टाइम्स परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन ग्रेडियंट। टेंशन की परसेंटेज अनसर्टिनिटी 3/30 मल्टीप्लाई बाय 100, और ग्रेडियंट की परसेंटेज अनसर्टिनिटी 2 × 10/140 मल्टीप्लाई बाय 100। मैं दोनों का मल्टीप्लाई बाय 100 कॉमन लेके एक साथ बाहर लिख देता हूं। अब निकाल लेता हूं आंसर, 3/30 प्लस 2 ब्रैकेट ओपन इंटू 10/140 मल्टीप्लाई बाय 100, 24.28 आ रहा है हमारे पास ये। वन सिग्निफिकेंट, ये आप 24% भी लिख सकते हो, 1 SF के अंदर 20% भी जा सकता है ये। वैसे ये बहुत वैसे बड़ी वैल्यू है, तो मैं कहूंगा इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही कोटेड रहने दो। टी टेंशन फोर्स है बेटा।
उसके बाद कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर म्यू इज रॉ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अनसर्टेनिटी पे ही खिलवा रहा है। यूजिंग योर आंसर इन डी पार्ट वन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर। चलिए अब देखिए आर चाहिए, म्यू हमारा है रॉ पाई आर स्क्वायर। तो जनाब यहाँ पे म्यू की वैल्यू थी 3.83 एक्सपोनेंट -4, 3.83 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय डेंसिटी है 8800 टाइम्स पाई, और स्क्वायर का मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ। यहां से आ जाएगा मेरे पास 3.83 एक्सपोनेंट -4 डिवाइडेड बाय 8800 इंटू पाई। ये आ रहा है भाई 1.177, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1.18 एक्सपोनेंट -4। आखिर में आके बोलता है परसेंटेज अनसर्टिनिटी मुझको आर में भी निकाल दे, किसी हाल में खुश नहीं है, नहीं। तो भाई परसेंटेज अनसर्टिनिटी आर में निकालने के लिए देखो एक चीज ये है कि तुमने इक्वेशन लिखी थी भाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू अपॉन रॉ पाई, ठीक है। तुम चाहो स्क्वायर लगे रहने दो, तुम चाहो स्क्वायर हटा के अगली तरफ स्क्वायर रूट कर दो, आंसर दोनों सूरतों में तुम्हारा सेम निकल रहा है। देखो म्यू में अनसर्टिनिटी है, रॉ में कोई अनसर्टिनिटी नहीं है। तो एक बहुत सीधी सी बात लिख सकते हो तुम कि भाई 2 डेल्टा आर अपॉन आर, या 2 डेल्टा आर%, क्योंकि परसेंटेज अनसर्टिनिटी चाहिए थी, इज इक्वल टू डेल्टा u%। अगर रॉ में भी होती तो मैं फिर आगे ऐसे भी लिखता, प्लस द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इन रॉ। म्यू निकाल के दिखा दे, म्यू निकाल के तो दिखाया तुमको मैंने। म्यू निकालने के लिए 140 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना, सही है, ये हो जाएगा 280, और उधर बच जाएगा 30/म्यू, सही है। इस 280 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और म्यू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 280 का स्क्वायर। अच्छा भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती अगर आर यानी रॉ में भी अनसर्टिनिटी होती, अभी नहीं है तो इक्वेशन सिर्फ इतनी महदूद है। अब चाहो तो स्क्वायर रूट हटा के अगर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, यानी इस पे आप स्क्वायर रूट लगा चुके होते, म्यू अपॉन रॉ पाई लिख रहे होते, तो आपकी इक्वेशन ऐसे बनती, डेल्टा आर परसेंटेज इक्वल्स टू, हाफ अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होती है ना, तो 1/2 डेल्टा यू म्यू परसेंट। देखो ये एक ही बात है कि मैंने जो 2 वहां पे मल्टीप्लाई में था वो मैंने यहाँ पे लाके डिवाइड कर दिया, इसमें कोई इतना फर्क नहीं आ रहा। तो बात एक ही है बहरहाल, लेकिन आप दोनों चीजों से एक ही तरफ आंसर निकाल सकते हो कि इफ यू वांट टू नो द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर, आप जब 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो म्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी से। म्यू की परसेंटेज अनसर्टेनिटी 24% निकली थी हमारी, तो बेटा ये हो जाएगा 12%। ऐसे आप अपने पास यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करने का काम कर सकते हो। तो ये वाला सवाल भी हो गया हमारा। नेक्स्ट एक और हम सवाल कर लेंगे इंशाल्लाह मंडे वाले दिन, ताकि हमारे क्वेश्चन टूज पे हमारी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी हो जाए। उसके बाद फिर हम बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है मेरे बच्चों, ख्याल रखना आप लोग अपना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।